हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ एनएचपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये एसएससी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और मेहनत करिए। एनएचपीसी का एग्ज़ाम का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अब तक मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, टू पैरेलल फोर्सेस equal in magnitude, opposite in direction, separated by a definite distance, are said to form। एक फिक्स डिस्टेंस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एफ एंड एफ पे। तो ये सिस्टम क्या फॉर्म कर रहा है, एक कपल फॉर्म कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट एफ और मल्टीप्लाई बाई क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो एफ इंटू ए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा जो है वो किस पे काम करता है, तो ये बेल कॉलमैन साइकिल पे काम करता है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, रिवर्स रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, द वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है, मान लीजिए रो जी किसका, किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, और रो जी स्टैंडर्ड फ्लूइड का, इन दोनों को जो रेशियो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। और जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम और किस कैसे डिनोट करते हैं, रो ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्योंकि हमें पता है जी कांस्टेंट ही है तो कट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, लैमिनार फ्लो इज आल्सो कॉल्ड। लैमिनार फ्लो को और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन फ्लो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया है, ये किया गया है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे किया गया। अगर 2000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर तो इसको क्या कहेंगे, हम लैमिनार फ्लो कहेंगे। और 2000 और 4000 के बीच में है तो इसको क्या कहेंगे, हम ट्रांजिएंट फ्लो कहेंगे। और रेनॉल्ड्स नंबर जो है 4000 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये भी पूछा जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए लैमिनार फ्लो के लिए, ट्रांजिएंट फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, द फोर्स ऑन फ्लूइड एलिमेंट्स आर caused by agencies such as gravity और मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी फ्लूइड एलिमेंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड या फिर ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी फोर्सेस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज द रेशियो ऑफ। ये किसका रेशियो है, तो ये रेशियो होता है, सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन क्या होता है, इनपुट। अब हाइड्रोलिक टरबाइन का हमारा आउटपुट क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन का आउटपुट क्या है हमारा, शाफ्ट पावर या फिर मैकेनिकल पावर। और इनपुट क्या हम दे रहे हैं उसको, वाटर पावर, वाटर सप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक टरबाइन है। हाइड्रोलिक टरबाइन का काम ही क्या होता है कि वाटर पावर को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसका रेशियो हो गया, सॉफ्ट पावर टू द वाटर पावर, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेक सडनली विद लिटिल और नो डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके ये चारों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो है किसी मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं चारों चारों। तो इसमें किस में पूछा गया है कि सडनली ब्रेक कर जाए बिना डिफॉर्मेशन के या फिर बहुत थोड़ा डिफॉर्मेशन के। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या, प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जो चाक से लिखा जाता है उसको अगर हम फोर्स लगा के तोड़ते हैं तो बहुत मतलब कोई उसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं होता, डायरेक्टली वो ब्रेक कर जाता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। और अब मेलेबिलिटी की बात आ गई तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे थिन शीट्स देखे होंगे जिनसे ड्रम वगैरह बनते हैं, तो किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर लें वो कहलाती है मेलेबिलिटी, ठीक है। और डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी जैसे कोई तार या फिर वायर को हम लेके खींचते हैं तो उस पहले टूटने से पहले किसका क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो वही उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी, जिससे कि उसके लेंथ में या फिर शेप एंड साइज में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है बिफोर द ब्रेकिंग। ब्रेक होने से पहले या फिर फेल होने से पहले उसके लेंथ में चेंजेस होते हैं, इंक्रीज होता है लेंथ। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं डक्टिलिटी। अब एक बचता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच इट रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस। अब देखिए, ये तो हो गया अंग्रेजी की बात। अब हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएंगे सबसे पहले कुछ डिफॉर्म होगा, उसके बाद अगर हम फोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं तो अगर वो अपना शेप जो है रीगेन कर ले रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और ये इलास्टिसिटी सम परमिसिबल लिमिट तक होता है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कोई मटेरियल होगा बहुत ज़्यादा फोर्स एब्जॉर्ब कर लेगा और वो रीगेन कर लेगा। इसकी भी एक लिमिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। सब कूलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें क्या करें, सब कूलिंग हम कहाँ पे करते हैं, आफ्टर द एक्सपेंशन वाल, बिफोर द एक्सपेंशन वाल, बिफोर कंप्रेशन और आफ्टर कंप्रेशन। तो सबसे पहले आपको VCRS की हम साइकिल बना के दिखा देते हैं कि ये किस साइकिल पे काम करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया TS डायग्राम, इस एक्सिस पे T हो गया और ये हो गया यस, ये डॉम बन गया, ठीक है। ये हमारा जो है एक्सपेंशन वाल्व होता है, ये इवेपोरेटर होता है। तो यहाँ पे हम कंप्रेस करते हैं वेपर रेफ्रिजरेंट को, फिर यहाँ पे कंडेंसर में कूल कर देते हैं। तो ये नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल साइकिल। लेकिन अगर हम सब कूलिंग करना है तो हम यहाँ पे जो है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 के बाद ये हमारा एग्जिट ऑफ कंडेंसर है। तो यहाँ से हम सब कूलिंग अगर करना है तो और ठंडा करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड कराएंगे। तो ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व से जाने से पहले ही सब कूलिंग कर रहे होते हैं। तो क्या होगा, बिफोर द एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। ये बॉयलर प्रोड्यूसेस 1600 kg पर आवर, ये 1600 kg पर आवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टीम। विद राइज इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम इतना, इसमें एंथैल्पी का इंक्रीज कितना हो रहा है, 2500 किलो जूल पर kg, ठीक है। अब द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल यूज्ड, जो कोयला हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, 1 kg कोयला 30,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है। और कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम, कंजम्पशन कितना है, 100 kg पर आवर। ये इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, मान लीजिए आप लोग कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 83.33%। और यही होती है इसकी बॉयलर एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या हो गया, 1600 kg पर आवर स्टीम जनरेट कर रहा है और कितना 2500 जो है उसकी एंथैल्पी है। और जो बर्न करना है कोयला, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 30,000 है और 100 kg पर आवर हम कोयला यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन IC इंजन इज डिफाइंड एज। कंप्रेशन रेशियो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ पिस्टन बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिस्टन आफ्टर कंप्रेशन। तो
आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम बचता है, और बिफोर कंप्रेशन क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो वी सी प्लस वी एस डिवाइड बाई वी सी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी एस बाई वी सी। तो वी एस बाई वी सी, वी एस यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम है और वी सी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम को ही स्ट्रोक वॉल्यूम को ही स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग। आप लोगों से पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक होता है बॉयलर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा माउंटिंग, बॉयलर में एक होता है माउंटिंग, दूसरी क्या होती है, एसेसरीज, ठीक है। माउंटिंग का क्या काम होता है, सेफ ऑपरेशन ऑफ बॉयलर, और एसेसरीज का क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ाने का काम होता है। तो इसमें क्या कुछ नॉट ए टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग, इसमें से कौन सा माउंटिंग नहीं है, तो माउंटिंग इसमें से सुपर हीटर माउंटिंग नहीं है, ये एक एसेसरीज है और ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, और बाकी सब जो है इसमें वो माउंटिंग है जो सेफ ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, द कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो R134A। अब ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जो हम फ्रिज घर पे यूज कर रहे होते हैं उसमें R134A यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। और CFC तो बैन हो गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, तो CFC को बैन कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं होती हैं। तो आइडियल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विस्कोसिटी इसका 0 होता है, मतलब ये नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है इसका 0 होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है रियल फ्लूइड में कभी भी नहीं उपलब्ध होंगे। तो ये एक आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इमेजिनरी फ्लूइड होता है, जो जिस पे हम सारे कैलकुलेशन अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। इसमें पेल्टन व्हील टरबाइन का कौन सा पार्ट है, तो नोजल है। और पेल्टन व्हील टरबाइन क्या है, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, और ये लो डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है, नोजल के थ्रू होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, ए नोच इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। ये नोच जो होता है एक डिवाइस है जो कि क्या मेजर करने के लिए काम में आता है, तो ये मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए स्मॉल चैनल। कोई स्मॉल चैनल होता है, स्मॉल चैनल हो रहा हो तो उस पर ऐसा हम नोच बना देते हैं, उसके बाद जो फ्लो हो रहा होता है उसका रेट ऑफ फ्लो इसमें मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब पर मिनट या फिर मीटर क्यूब पर सेकेंड में इसको मेजर करता है। कौन मेजर करता है, नोच मेजर करता है। और भी डिफरेंट तरीके हैं मेजर करने के रेट ऑफ फ्लो, जैसे वेंचुरोमीटर हो गया, वोर्फिस मीटर हो गया, और पिटोट्यूब मीटर हो गया। तो सबसे बेहतरीन जो होता है वेंचुरोमीटर ही होता है अगर हम पाइप फ्लो में मेजर करना है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर दो तरीके के होते हैं, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर। नाम से ही क्लियर है, वाटर ट्यूब मतलब वाटर जो फ्लो हो रहा होगा वो ट्यूब में फ्लो हो रहा होगा, और फ्लू गैसेस जो हैं इसके चारों तरफ इसको सराउंड किए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फायर ट्यूब बॉयलर होता है तो उसमें क्या होता है, फ्लू गैसेस पाइप में फ्लो हो रहे होते हैं, और जो है वाटर जो होता है वो इसके चारों ओर से होता है। तो इस तरीके से नाम से भी क्लियर है कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसको आप लोगों को याद करके रखना है कि कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है और कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। इसमें से कोकरन जो है ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है, कोकरन जो है एक फायर ट्यूब बॉयलर, बाकी स्टर्लिंग, यारो एंड बैबकॉक और विलकॉक्स जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में।
Now question number 67. In CI engine, the ignition delay period is counted from the start of injection to, मान लीजिए हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से कहाँ तक के टाइम को हम क्या कहते हैं, इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। तो ये टाइम होता है द पॉइंट वेयर पीटी कर्व सेपरेट्स, मतलब पीटी कर्व जो होगा वो अलग होता है किससे, मोटरिंग कर्व से जहाँ तक अलग होता है वहाँ तक के टाइम को क्या कहते हैं, डिले पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेंट। सबसे पहले आप लोग जानिए कि लुब्रिकेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं। जहाँ भी रिलेटिव मोशन दो पार्ट्स के बीच में हो रहा होता है या फिर हाई वेलोसिटी रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लुब्रिकेंट का हम उपयोग करते हैं किसके लिए, ताकि फ्रिक्शन टीयर और वियर ना हो, फ्रिक्शन के कारण हीट ज़्यादा जनरेट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। और लुब्रिकेंट में की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ क्या है, विस्कोसिटी। अगर वो विस्कस होगा तभी वो क्या करेगा, सेपरेट रखेगा, मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, मेटल टू मेटल, एम टू एम कॉन्टैक्ट को अवॉइड करेगा, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होने देगा, जिससे कि हीट जनरेट नहीं होगी, पावर लॉस नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप। देखिए यहाँ पे सर्कुलर पाइप, द लॉस लीस्ट लॉस, जिससे सबसे कम लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 टाइप के जो है फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पिटॉट ट्यूब आप लोगों को बता देता हूँ, ये भी सर्कुलर पाइप में ही मेजर करने के काम में आता है। ये क्या होता है, राइट एंगल पे बेंड एक पाइप होता है जिसको हम फ्लोइंग फ्लूइड में इंसर्ट कर देते हैं। और ये क्या पॉइंट होता है, स्टेग्नेशन पॉइंट, वहाँ की वेलोसिटी वो मेजर कर लेता है, जिससे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है हमारा, ओरिफिस मीटर। ये मान लीजिए फ्लोइंग फ्लूइड हो गया हमारा, एक ही डिवाइस होता है, ये इस टाइप का होता है, सर्कुलर यहाँ पे बना देता हूँ। ये इसमें बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है, ये इसकी ओपनिंग है। तो इसके थ्रू जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, तो इससे हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें लॉसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि शार्प कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद जो यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर, ये सबसे बेहतरीन है वेंचुरी मीटर। और इसमें क्या होता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसमें एक मान लीजिए पाइप में फ्लो रहा, एक कन्वर्जिंग पोर्शन ये हो गया, फिर ये थ्रोट हो गया, और फिर ये जो है डाइवर्जिंग पोर्शन हमारा हो गया पाइप फ्लो का। ये जो है कन्वर्जिंग पोर्शन है, ये इसको थ्रोट कहते हैं, और ये जो है डाइवर्जिंग पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप जो है हमारा वेंचुरी मीटर है, और इससे जो है मेजर हम करते हैं जब रेट ऑफ फ्लो, तो सबसे कम लॉस होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 70 में क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो सबसे पहले 2 स्पेसिफिक स्पीड होता है, एक स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन और एक होता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। पंप क्या होता है, पंप जो है जिससे हम यूज़ करते हैं, ये घर पे मोटर यूज़ करते हैं, वो भी एक तरीके का पंप ही है। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है n√p डिवाइड बाई h की पावर 5/4। अब यहीं पे आपको स्पेसिफिक स्पीड जो होता है हमारा पंप का, उसको भी बता देते हैं। तो ये होता है n जो है आरपीएम में होगा, √q, q क्या है, डिस्चार्ज है, मीटर क्यूब पर मिनट में होगा। ठीक है, फिर हेड को मेजर करेंगे हम मीटर में, और इसके पावर क्या होगा, 3/4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 5/4 है, और यहाँ पे 3/4 हो गया। यहाँ पे क्या है, √p है, और यहाँ पे क्या हो गया, √q हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखिए, क्योंकि किसी एग्जाम में ये पूछ लेता है n√p h की पावर 5/4, मतलब स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन कहीं पे पूछ लेता है, और कहीं पे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप पूछ लेता है। ठीक है, आपको याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, यूजुअली बॉयलर रेटिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, बॉयलर रेटिंग को हम किस टर्म पे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं स्टीम आउटपुट इन kg पर आवर, kg पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में कितना kg स्टीम वो जनरेट कर रहा है, kg पर आवर स्टीम रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 4।
नाउ क्वेश्चन नंबर 72, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस्ड बाई। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात क्या हो जाता है हमारा कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि कैविटेशन क्या होता है। तो कैविटेशन एक फेनोमेना है जो फ्लोइंग फ्लूइड में अकर होता है। मान लीजिए कहीं भी फ्लोइंग फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वहाँ पे प्रेशर जो फ्लोइंग फ्लूइड का है वो लेस देन पीवी, वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्मॉल बबल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हर जगह तो स्मॉल प्रेशर होगा नहीं कि वो बबल फॉर्म कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। फिर ऐसा कोई रीजन आता है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर रीजन में जब एंटर करता है तो ये क्या होता है, बबल जो है कोलैप्स कर जाता है। जब कोलैप्स होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज उत्पन्न होता है और टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है, और इसी नॉइज और टर्बुलेंस को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो इस टर्बुलेंस से क्या होता है, हमारा मटेरियल फेल कर जाएगा, इरोजन हो जाएगा, टीयर एंड वियर हो जाएगा उस मटेरियल का या फिर उस सिस्टम का जहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर से ही तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। मान लीजिए किसी प्लेस से हम यहाँ पे सक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे सक्शन होने के लिए प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, और वहीं पे चांसेस होते हैं क्या प्रेशर वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। तो जब हम सक्शन प्रेशर कम कर देंगे या फिर सक्शन हेड कम कर देंगे तो प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है टू अवॉइड कैविटेशन, रिड्यूस द सक्शन हेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या है। ये रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, तो ये 4 प्रोसेसेस से मिलके बना होता है। 1 से 2 जो होता है बॉयलर होता है, ठीक है। 2 से 3 टरबाइन हो गया, 3 से 4 कंडेंसर हो गया, और 4 से 1 जो हो गया वो पंप हो गया। तो जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, और 4 से 1 जो कंप्रेशन हो रहा है पंप में, जो पंप कर रहा है वो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो बॉयलर में भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है और कंडेंसर पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, मैथमेटिकली स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट। स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल किस में होगा, मीटर में होगा, एल भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेन जो होता है हमारा वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, और ये होता है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 75, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरस मेटल। जो फेरस मेटल होता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, वो उसका आयरन होता है। कोई भी फेरस मेटल अगर उससे है तो उसमें क्या होगा, आयरन जरूर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस किया है, और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।